नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से, लाइट वाले चैप्टर से लास्ट 3 इयर्स में अपने आए हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट। चलिए पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन 2024 में 2 मार्क्स का आया है वो ये है अपना, द हीट प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बर्न्स अ पेपर। हमें पता है बच्चों, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है। क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस पर हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारी पैरेलल रेज हिट करवाते हैं, तो ये सारी की सारी जो रेज हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जो है बच्चों, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी की सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इकट्ठी हो जाती है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या डिस्कस किया था, इस एक्टिविटी में ये था बेसिकली, यहां पर हमने बच्चों एक स्क्रीन या फिर एक पेपर लगाया हुआ था। एक स्क्रीन या फिर स्क्रीन की जगह हमने क्या यूज किया था, पेपर यूज किया हुआ था। तो आपसे ये पूछा गया है कि पेपर क्यों बर्न होता है, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस। ऐसा क्यों हुआ है कि जो पेपर आपने रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस के राइट साइड पर, जहां पर सारी की सारी रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही है, तो वहां पर हीट, ऐसा क्या हुआ है कि वहां पर पेपर जो है वो बर्न हो गया है। देखिए क्या आंसर है, द सनलाइट इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हिच जनरेट हीट कॉजिंग द पेपर टू बर्न। हमें पता है सारी की सारी जो सन रेज आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो सारी की सारी पैरेलल रेज जो है, कन्वेक्स लेंस जो है उन सारी रेज को कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट पर, क्योंकि जो हमारी कन्वेक्स लेंस होती है वो होती है कन्वर्जिंग लेंस। और इस पेपर पर जब सारी की सारी सनरेज जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी बच्चों, तो यहां पर इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी कि ये पेपर बर्न करने लगता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, नेम द टर्म गिवन टू द पॉइंट एट विच द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग, और विद रिस्पेक्ट टू लेंस आपको आंसर लिखना है। हाँ जी बच्चों, कौन सा पॉइंट है वो विद रिस्पेक्ट टू लेंस, लेंस का क्या मतलब है, लेंस का वो कौन सा पॉइंट है जहां पर आपने पेपर रखा हुआ है, पेपर बर्न कर रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस है वो पॉइंट, अगर लेंस के टर्म्स में लिखेंगे। What does the bright spot formed on the paper represent? इस पेपर के ऊपर जो ब्राइट रेड कलर का स्पॉट हमें नजर आता है बच्चों, वो क्या होता है, बेसिकली वो होती है अपनी इमेज ऑफ सन। इमेज ऑफ सन, सन की जो इमेज है वो हमें नजर आती है, बहुत ही छोटी सी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनती है बच्चों उस ऑब्जेक्ट की जो इंफिनिटी पर रखा हुआ है। सन कहां है बच्चों, सन जो है वो है अपना इंफिनिटी पर, और प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है एक बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड इमेज ऑफ सन। कैसी इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें हैं आपसे पूछी गई हैं, तो आपको इन सबका आंसर बहुत ही क्लियरली यहां पर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दोनों लॉज लिखने हैं। देखिए हमें दो बातें पता है बच्चों, यहां पर रिफ्रैक्शन को जब कंसीडर करते हैं तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैम यहां पर होते हैं दो मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये है अपना नॉर्मल। और इस बच्चों इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है, इस लाइन को बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली वो लाइन होती है या वो सेपरेशन होता है जो बेसिकली मीडियम 1 को मीडियम 2 से क्या करती है बच्चों, सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए एक बात। और हमें पता है ये इंटरफेस पर आकर इस तरीके से इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक करती है, ये है अपनी इंसिडेंट रे। ठीक है, और बच्चों ये है अपनी इस तरीके से रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, एक मीडियम से आएगी अपनी इंसिडेंट रे और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन शो करते हुए बाहर निकलेगी अपनी दूसरी रे, जिसको कहते हैं आप रिफ्रैक्टेड रे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये बातें पहले पता होनी चाहिए। और ये है नॉर्मल, ये क्या है बच्चों, ये है अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रे इंटरफेस के ऊपर आकर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और ये है अपनी रिफ्रैक्टेड रे। और बच्चों ये होता है अपना एंगल आई। एंगल आई बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो नॉर्मल के साथ बनाती है अपनी इंसिडेंट रे,
और ये होता है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल होता है जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है बच्चों नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो दो लॉज हैं वो हमें पता है, लॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल होता है, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है बच्चों? दूसरा लॉ ये कहता है कि जो रेशो होती है साइन ऑफ एंगल आई की साइन ऑफ एंगल आर के साथ, वो बराबर होती है एक कांस्टेंट के, और इस कांस्टेंट का नाम होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फिक्स होता है, ये जो रेशो है ये फिक्स होती है फॉर अ स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट और फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ मीडिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. constant को बोलते हैं refractive index for the light of given color and for the given pair of media. और इस रिफ्रैक्टिव को इंडेक्स को हमेशा लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीडियम का है और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम का। तो जो ये कांस्टेंट है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू बच्चों मीडियम 1। ये बात हमें बिल्कुल ही क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या होता है बच्चों? जो हमारा, मान लीजिए मैं ग्लास की बात कर रही हूं कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो क्या होगा? वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमेशा हम एयर के रिस्पेक्ट में जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये दिया गया है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, एक जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर करती है वैक्यूम से बच्चों ग्लास के अंदर, और जो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है वो है 1.5। ठीक है, आपको ये बताना है बच्चों यहां पर फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। हमें पता है वैक्यूम में तो मैम हम स्पीड की लाइट को कितना मानते हैं? मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें पता है। ये सवाल करते हैं, देखिए बच्चों, और ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन भी आ गया और हमें पता भी ये बात। देखिए, हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट बच्चों इन ग्लास। तो हमें ये वाली चीज निकालनी है। एक बार मैं आपको पूरा लिख के इसको बता देती हूँ इसका क्या मतलब है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। देखिए क्या वैल्यूज है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1.5 दिया हुआ है बच्चों, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? 3 × 10⁸। हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास सॉल्व करना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। Vg will be is equals to 3 × 10⁸ divided by 1.5 and the answer will be 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए ये आ गया अपना आंसर। तो यहां पर ये आंसर लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस। बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द ऑफ अ मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium with respect to air या vacuum with respect to air और vacuum। ठीक है, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये भी लिख सकते हैं और आप इसको स्पीड की टर्म्स में भी बता सकते हैं। देखिए बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, पीछे हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर आंसर की लिखी गई है पूरी की पूरी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, an object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहला काम होता है इन क्वेश्चंस में डायग्राम को बनाना। पहले बना लेते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर।
आपको ये बताया गया है जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा गया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या बताता है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है ऑलवेज। लेंस हो चाहे कोई मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा रखना है हमें लेफ्ट में। इसका मतलब यहां पर कहीं हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने माइनस में ले लिया क्योंकि हमें पता है अगर हम पोल से लेफ्ट में डिस्टेंस को देखते हैं दैट विल बी नेगेटिव, अगर पोल से हम राइट में डिस्टेंस को देखते हैं दैट विल बी पॉजिटिव। ये चीज हमें पता है। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको फोकल लेंथ दी गई है बच्चों, फोकल लेंथ जो है वो दी गई है आपको यहां पर 15 सेंटीमीटर। अब मैंने यहां पर प्लस क्यों लिखा है, देखिए हमें पता है अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर पूरा स्फेयर कंप्लीट करें तो वैसे कंप्लीट होने वाला है। इस स्फेयर का सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जहां से सारी की सारी रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज होती हैं बच्चों। जो पैरेलल रेज होती है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ हमारा डिस्टेंस है बच्चों, ये पोल के राइट साइड में है, इसलिए ये आ जाएगा अपना पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव हो गया। आपसे ही पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, आपसे ही पूछा हुआ है इमेज कहां पर बनने वाली है। आइए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखना होता है कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसके बाद हमें यूज करना है अपना मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/v प्लस 1/-10, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब 1/v कितना हो जाएगा बच्चों, 1/15, और ये जो माइनस हुआ है ये उधर जाकर हो जाएगा अपना प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन करना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर मैम 15 की अगर बात करते हैं, 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसी तरीके से अगर यहां पर हम चाहते हैं कि 30 आए तो बच्चों 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों सेम नंबर से करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू विल कम। ठीक है, 1/v कितना हो जाएगा बच्चों, अब यहां पर आपको पता है 2/30, और यहां पर आ गया है 3/30, तो यहां पर 30 आ जाएगा अपना कॉमन, 2 + 3 1/v। तो बच्चों v कितना आ जाएगा, v विल बी हियर कितना बच्चों 30/5। तो यहां पर जो आंसर आ गया है वो आ गया है अपना +6। क्या हमारा आंसर सही है, हम चेक कर सकते हैं अपना आंसर। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहां पर बनती है वर्चुअल इरेक्ट इमेज। बच्चों कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और यहां पर जो प्लस का साइन है, प्लस क्या बता रहा है बच्चों, प्लस यही बता रहा है आपको, प्लस का मतलब है जो इमेज बनी है वो पोल के राइट साइड में बनी है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बनी है। तो बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज बनी है बच्चों, बिहाइंड द मिरर यहां पर बनती है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन किया गया है, क्या क्या गिवन है आपको वो सब लिखा गया है। फिर आपको इस तरीके से मिरर फॉर्मूला लिखना है बच्चों, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इमेजेस बिहाइंड द मिरर, और इसीलिए आंसर आया है +6, v इज इक्वल्स टू +6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, A light ray enters from medium A to medium B as shown in the figure। देखिए यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों, ये अपना मीडियम A है और ये अपना मीडियम B है, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा इंटरफेस। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हम ये देख रहे हैं कि मैम जब लाइट रे A से B में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। B में क्या हो रहा है बच्चों, B में जो लाइट रे है वो बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे पता, क्योंकि अगर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड ना कर रही होती बच्चों, ये ऐसे जाती ले सीधी सीधी, लेकिन अब ये क्या हुई है, ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, इसीलिए यहां पर इसका मतलब ये हुआ है, यहां पर स्पीड की लाइट मीडियम बी में कम हुई है। स्पीड की लाइट जब कम होती है तब हम बोलते हैं कि वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज हमें ये पता है बच्चों, यहां पर ये मीडियम कैसा हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा अपना डेंसर। तो आपको ये पूछा हुआ है विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडिया, इसका मतलब मीडिया बी हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है कम, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो है ज्यादा।
यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब रे जो है वो बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, स्पीड लाइट की कम हुई है, इसका मतलब मीडियम बी इज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वीए एंड इन मीडियम बी इज वीबी, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, बच्चों कैसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसकी स्पीड के साथ रिलेशन होती है मैम रिवर्स, तो यहां पर आ जाएगा स्पीड इन मीडियम ए अपॉन स्पीड इन मीडियम बी, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हर एक पार्ट को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light starting from diamond is incident on the interface separating the diamond and water. Okay, draw a label diagram to show the refraction of light in this case. अब आपको पता है मैम हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, लेकिन आपको नेक्स्ट पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड भी बच्चों गिवन है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी गिवन है। वैल्यूज को लर्न नहीं करना होता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की, वो आपको एग्जाम में हमेशा गिवन होती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया होगा, वहां पर आपको जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर आपको पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बच्चों, वो हमेशा होता है हमारा डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों अपना कम, वो होता है अपना रेयरर मीडियम। तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत ही तसल्ली से कर सकते हैं। आपको ये पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो डायमंड से वाटर में जाएगी तो उसकी बेंडिंग का या उसके रिफ्रैक्शन का आपको डायग्राम बनाना है। बताइए जरा क्या होगा। हाँ जी, हमें पता है ये हो गई इंसिडेंट रे। रेयरर मीडियम में स्पीड की लाइट जो है वो बढ़ जाती है और वो बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस तरीके से ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। एंगल आर जो होगा वो होगा बहुत बड़ा इन कंपैरिजन टू एंगल आई। ठीक है, रेयरर मीडियम में स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 1.33 जो है वाटर जो है वो रेयरर मीडियम है, वहां पर स्पीड बढ़ेगी और लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे जाने वाली है। ठीक है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में बच्चों आपसे बोला गया है, आपको दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। हाँ जी, देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, डब्ल्यू का क्या मतलब है, डब्ल्यू का मतलब है वाटर और डी का मतलब है यहां पर डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड क्या हो जाएगा बच्चों, मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ले लेंगे और नीचे उसको डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड से। तो यहां पर जो आंसर निकल कर आने वाला है वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.549, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आंसर बन जाएगा अपना क्या 0.55। ठीक है, तो ये बन जाएंगे बच्चों आपके आंसर्स। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही डायग्राम बना हुआ है, वही रेशो ली गई है। आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, रिवर्स नहीं लेना है। इस चीज का मतलब क्या होता है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका बच्चों इसका ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to diamond, with respect to diamond, with respect to diamond। तो ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसी चीज को ऐसे भी लिखकर दे सकते हैं एग्जाम में, NW अपॉन ND। तो डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज को लेना और डिवाइड कर देना, आंसर विल बी देयर। ठीक है, चलिए अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए अगर यहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपको ये बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखिए यहां पर ये बच्चों FA पॉइंट, अगर आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिया गया है, आपको पता है क्या होता है अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, रेज दी गई हैं, आपको कंप्लीट करना है डायग्राम को। अगर कोई रे जो है बच्चों वो पैरेलली आकर स्ट्राइक करती है प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर को, तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे जो रे है वो अपनी डाइवर्ज होगी। द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर विच इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, वहां से डाइवर्ज होगी रे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है बच्चों यहां पर जो रे कंप्लीट करनी है कि अगर कोई रे जो है वो आकर स्ट्राइक करती है अपने किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्ट्राइक करने वाली जो रे होती है वो बाउंस बैक हो जाती है, वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, है ना, वो वहीं से वहीं कहां जाने वाली है, वहीं से वापस हो जाने वाली है। इसका मतलब इमेज बनने वाली है यहां पर कहीं बिटवीन पोल एंड
प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चों, तो ये रे डायग्राम यहां पर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अपना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी गई है नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में हमने ट्रिक लर्न करी हुई है देव, हमें पता है नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, हमेशा नेचर ऑफ इमेज हमेशा होने वाला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन होने वाली है बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, और जो साइज है वो हमेशा होता है बच्चों डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी एनलार्ज्ड सेम साइज की इमेज नहीं बनती है, यहां पर हमेशा तो हाईली डिमिनिश्ड बनती है या फिर डिमिनिश्ड बनती है। ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज रहता है वो हमेशा छोटा ही रहता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहां पर आ जाएंगी। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का साइन बताना है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अगर पोल से बच्चों पीछे की तरफ बन रही है, राइट साइड में अगर इमेज बन रही है तो क्या होगा आंसर, तो मैम आंसर हो जाएगा V विल बी पॉजिटिव। V क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है इमेज यहां कहीं बन रही है, ये है V, और पोल से राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं उनको हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने हर एक पार्ट का आंसर। देखिए इस तरीके से ये रे डायग्राम हो गया है। रे डायग्राम को आपको कंप्लीट करना था। पैरेलल रे आई, फोकस से अपीयर टू डाइवर्ज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई रे आई तो वो रिट्रेस द पाथ। ठीक है, इमेज क्या बन गई है, इमेज ये बन गई है A डैश B डैश। इमेज की नेचर कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, डिमिनिश्ड एंड मैग्निफिकेशन। वो जो है V का जो अपना साइन है वो हो जाएगा बच्चों कैसा, V का जो साइन है वो हो जाने वाला है अपना पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। ठीक है, वैसे भी पता है और वैसे भी पता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर है क्योंकि। देखिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। कई बार कैलकुलेशंस कम होती है क्वेश्चन में, दिमाग ज्यादा लगाना होता है, वहीं पर आंसर बन जाएगा। देखिए ध्यान सुनिए, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द लेंस इज ऑफ सेम साइज। हाँ जी, पहले ये बताइए कौन सी लेंस है जो सेम साइज की इमेज बना सकती है, सीधी सी बात है वो होगी अपनी कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी। कॉन्वेक्स लेंस सेम साइज की इमेज कब बनाती है, जब ऑब्जेक्ट होता है अपना C1 पर और इमेज बनती है बच्चों C2 पर। ये चीज हमें बिल्कुल ही क्लियर है। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हमें ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि लेंस है अपनी कॉन्वेक्स, यहां पर होने वाला है पॉइंट F1, यहां पर पॉइंट होने वाला है C1 या 2F1 भी बच्चों इसको लिखा जाता है, और यहां पर मैम जो इमेज बनेगी अपनी, जो पैरेलल अगर कोई रे जाती है उसको हम बाउंस बैक करवाते हैं कहां से, सॉरी, अगर कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास करती है F2 से, और अगर कोई रे अपनी जाती है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो रे सीधी की सीधी बच्चों निकल जाने वाली है ऑप्टिकल सेंटर से ही। तो यहां पर जो है कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की बेट। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, दोबारा बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी रे टेढ़ी हो गई है, ठीक है, तो आप ठीक कर लीजिएगा। तो यहां पर कहीं बनी है, मान लीजिए ये C2 है, ठीक है, देखिए क्या हुआ यहां पर कहीं बन गई अपनी सेम साइज की इमेज। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, क्या बोला गया है, पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये है बच्चों, यहां पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 30, और यहां पर ये डायग्राम थोड़ा सा मेरा ज्यादा ही बड़ा बन गया, अजीब बन गया है, बट आई विल शो यू द नेक्स्ट डायग्राम। ठीक है, यहां पर क्योंकि हाथ से मैंने रे ड्रॉ की तो सीधी ड्रॉ नहीं हुई मुझसे, बट ये चीज हमें पता है कि मैम अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर पर है, जो इमेज बनेगी वो भी मैम 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी राइट साइड ऑफ द किसके, राइट साइड ऑफ द लेंस। तो यहां पर आपसे पहले सवाल में पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। हाँ जी, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज कहां पर है बच्चों, ये है आपकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो गया है अपना 60 सेंटीमीटर, 30 + 30। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हाँ जी, फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, आपको पता है मैम फोकल लेंथ होता है वो डिस्टेंस जो होता है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस F2 के बीच का डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा। अगर बच्चों यहां पर अपना ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ये है अपना 30, तो यहां पर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये सारे के सारे डिस्टेंस हमें ये चीज पता है, ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से F2 का डिस्टेंस, F1 से C1 का डिस्टेंस और F2 से C2 का डिस्टेंस, ये सारे के सारे बराबर होते हैं, है ना। तो अगर हमें C1 का डिस्टेंस पता है F1 से या ऑप्टिकल सेंटर से वो 30 है,
तो बच्चों फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी अपनी 15 सेंटीमीटर। और रे डायग्राम आपको यही बनाना है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आपको पता है एज द सेम साइज ऑफ द एज द इमेज इज ऑफ सेम साइज, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2f 30 सेंटीमीटर। इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस एट 2f2 ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगी बच्चों हमारी कितनी, फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। और रे डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, रे डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा। अगर कोई रे पैरेलल है वो जाएगी प्रिंसिपल फोकस f2 से रिफ्रैक्ट होने के बाद। अगर कोई रे आती है ऑप्टिकल सेंटर पे तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है विदाउट एनी रिफ्रैक्शन या विदाउट एनी डेविएशन। तो ये दोनों रेज जाकर कहां मिलती है बच्चों, 2f2 पर मिलती हैं। और जो यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज होता है बच्चों वही सेम होता है इमेज के साइज से, है ना। दोनों का साइज क्या है, सेम साइज। ये क्वेश्चन में भी आपको गिवन है यहाँ पर। तो इस तरीके से बन जाएगा बच्चों आपके तीनों पार्ट्स का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन स्क्रीन। हाँ जी, स्क्रीन पर बच्चों कौन सी इमेज मिलती है, स्क्रीन पर हमें हमेशा मिलती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर कौन सा हो जाएगा, मिरर हो जाएगा अपना कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही बनती है अपनी रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, बाय कीपिंग द कैंडल एट अ डिस्टेंस। आपको कैंडल या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों इतना, और आपको ये बोला गया है कि जो इमेज बनाना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इस बात का ध्यान रखना है। ये है अपना मान लीजिए कॉनकेव मिरर, और इमेज मान लीजिए यहां पर कहीं है फोकस, यहां पर कहीं है सी, यहां पर कहीं कोई भी पॉइंट है। ठीक है, अभी कुछ नहीं पता है कि कौन सी चीज कहां लाई कर रही है, लेकिन बच्चों अभी आपको ये पता है, चलो सी और एफ हटा देते हैं अभी यहां से 2 मिनट के लिए। हमें ये चीज पता है कि जो हमारा इमेज बन रही है वो कहां बन रही है बच्चों, जो इमेज है वो बन रही है अपनी 60 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और बच्चों क्या दिया गया है, दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है कि जो ऑब्जेक्ट का अपना डिस्टेंस है वो है अपना 15 सेंटीमीटर। ये दो बातें हमें यहां पर क्वेश्चन में दी गई है। देखिए अब क्या बोला, आपको पूछा है कि कौन से टाइप का मिरर, तो कॉनकेव मिरर। क्यों है कॉनकेव मिरर, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज मिल रही है तो इमेज होगी रियल इन्वर्टेड। वो हमेशा कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर ही बनाता है, क्योंकि ना तो प्लेन मिरर में बनती ना कॉन्वेक्स मिरर में बनती है वाली इमेज। आपसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म। ना जी, मैग्निफिकेशन का क्या रिलेशन होता है मैम, मैग्निफिकेशन को निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो हमें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो लेना होता है, या फिर मैम माइनस v अपॉन u करना होता है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आप इस वाली रिलेशन को यूज कर सकते हैं। माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। v कितना है बच्चों, v है -60, और बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इतना, तो यहां पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4। तो मैग्निफिकेशन इज -4। कई बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि मैम आपने इमेज डिस्टेंस को -60 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आप इमेज को बनाना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ मिरर। 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब है लेफ्ट साइड में ही आप चाहते हो इमेज को बनाना, और लेफ्ट साइड में ही है आपका बच्चों ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। फिर आपसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अगर ये 15 पर है, ये 60 पर है, तो बच्चों 16 - 15 करके आपका आंसर आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। यहां पर है आपकी इमेज, यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 - 15 दैट इज 45 सेंटीमीटर्स, है ना, सेंटीमीटर्स, यस। तो ये आंसर बन जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड। अब देखिए मैग्नीफाइड इमेज है तो ऑब्जेक्ट कहां होने वाला है, ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि आपको पता है अगर सी पर होता है ऑब्जेक्ट तो सेम साइज की इमेज बनती है, लेकिन अगर बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी बच्चों, और इमेज होती है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, यहां पर कैसी इमेज है, ये स्क्रीन पर मिल रही है तो रियल इन्वर्टेड है। इसका मतलब बिटवीन सी एंड एफ पर आपको पता है आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है बियॉन्ड सी, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं यहां पर, देखिए यही आंसर। देखिए आंसर क्या बन गया है, टाइप ऑफ मिरर कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जिंग मिरर। मैग्निफिकेशन हमने सॉल्व कर लिया है, -4 आ गया है, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है वो 60 - 15 हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब डायग्राम क्या है बच्चों, डायग्राम है ये कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रखा गया है बच्चों सी, ये है, और ये है आपका एफ, ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक सेकेंड।
देखिए ये है आपका कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन C एंड F। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है तो इमेज कहां बनी है, इमेज जो है वो बनी है अपनी बियॉन्ड C, और बियॉन्ड C जो इमेज बनी है वो बनी है एनलार्ज्ड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सारी की सारी यही बातें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन यहां पर, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। हाँ जी, आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लेते हैं। द स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है वो गई है 3 सेंटीमीटर ऑन द वाइट स्क्रीन। इसका मतलब जो इमेज होने वाली है वो होने वाली है अपनी रियल एंड इन्वर्टेड यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। हाँ जी, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ होती है अपनी नेगेटिव में, ठीक है। तो ये सब आपको दिया गया है यहां पर सवाल में। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया गया है मिरर से बच्चों, वो होगा इतना। तो आपसे ये पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपसे एक तो बोला गया है v निकालने के लिए, और एक आपको बोला गया है हाइट ऑफ इमेज को सॉल्व करने के लिए। दो बातें आपको दी गई हैं। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चों, हमेशा वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है। फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की वो हमेशा नेगेटिव होती है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पर ये बातें हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सबसे पहले यूज कर लेते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को बच्चों यहां पर यूज कर लेते हैं, और मिरर फॉर्मूला हो गया अपना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें यहां पर सॉल्व करना है 1/v 1 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। f की वैल्यू कितनी है बच्चों, f हो जाएगा -12, और यहां पर जो u है वो है अपना -18। तो यहां पर 1/v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/-1/12 प्लस 1/18। अब यहां पर जो डिनोमिनेटर है अगर उसको बराबर करना है तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से, और यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों ऊपर नीचे 3 से। तो यहां पर नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 36। यहां पर 36 -3 + 2। तो यहां पर जो v की वैल्यू आ जाने वाली है बच्चों, v की वैल्यू अपनी आ जाएगी 36/-1, तो इट विल बी -36 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हमारा आंसर सही है? हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर में अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो बनती है अपनी किस साइड पे बच्चों, लेफ्ट साइड पे ही बनती है। इसलिए यहां पर ये बिल्कुल ठीक है। अब आपको निकालना है बच्चों, क्या आपको सॉल्व करनी है दूसरी चीज जो है वो है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला होता है मिरर के टर्म्स में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय -v/u, ये होता है फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 3, v आपका आ गया है -36, और माइनस साइन पहले से भी है फॉर्मूले में, और u जो आ गया है वो आ गया है -18। माइनस से माइनस कैंसल आउट, 18 से ये कैंसल आउट, यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना -6 सेंटीमीटर। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हाइट ऑफ इमेज में माइनस आता है इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो है अपनी रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब यहां पर बच्चों सवाल गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही 0% है। अगर आपको टेबल क्लियर है तो आप यहां पर सारे के सारे आंसर बिल्कुल परफेक्टली अपने सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां पर सही आंसर। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर भी आपको गिवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता रहता है, किसी किसी क्वेश्चन के सब पार्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं। पावर क्या होता है, पावर बेसिकली बच्चों किसी लेंस की एबिलिटी होती है टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द रेज। देखो एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट अचीव्ड बाय अ लेंस, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। लेकिन जब भी वो आपको बोलेगा डिफाइन करने के लिए आपको ये वाली डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज -10 सेंटीमीटर। हाँ जी, माइनस में कौन सी लेंस की फोकल लेंथ होती है, ये होती है अपनी कॉनकेव लेंस, यानी कि अपनी डाइवर्जिंग लेंस। तो आंसर ये बन जाएगा। आपको नेचर ऑफ लेंस पूछा हुआ है, आपको पावर पूछा हुआ है। पावर क्या होती है बच्चों, पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर हमारी आती है मैम जब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेते हैं इन मीटर्स।
लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या बच्चों, यहाँ आपको फोकल लेंथ दी गई है किसमें, यहाँ आपको फोकल लेंथ दी गई है सेंटीमीटर्स में, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। अब जो ये मीटर में निकल के आई है वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -100/10। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना -10। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा -10 डायोप्टर। और माइनस में जो फोकल लेंथ होती है और जो पावर होती है वो होती है अपनी कॉनकेव लेंस की, यानी कि अपनी डाइवर्जिंग लेंस की। तो नेचर पूछेगा ना बच्चों, अगर लेंस का नेचर पूछता है तो वो होता है कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter from the optical center of this lens, according to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of magnification? अगर आपकी फोकल लेंथ है बच्चों कितनी, फोकल लेंथ है आपकी 10। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया है 2C पर। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया है, 2C पर। और आपको ये भी 2C1 पर, सॉरी, आपको ये भी पता चल गया है कि जो आपकी लेंस है वो है आपकी कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। हमें पता है अगर कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं, तो इसमें हमेशा कैसी इमेज बनती है, इसमें हमेशा जो इमेज बनती है मैम वो बनती है अपनी वर्चुअल इरेक्ट, ऑलवेज एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इसका मतलब यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, आपसे मैग्निफिकेशन का साइन पूछा हुआ है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में हमेशा 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 जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है अपनी पॉजिटिव, ऑलवेज। ठीक है, हमने रिन वाली ट्रिक से भी इसको याद किया हुआ है। रिन हम सॉल्व करके तो कर ही सकते हैं, सॉल्व करके तो हमें पता ही आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हमें बहुत जल्दी में कोई आंसर करना है 1 मार्क्स का या हमें एमसीक्यू करना है, हम सीधे रिन लगाएंगे, है ना। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज होनी चाहिए, और रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा बनती है कॉनकेव लेंस में। लेकिन अगर पॉजिटिव है और लेस देन 1 वैल्यू है मैग्निफिकेशन की, तो आंसर आ जाएगा अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन, तो वहां पर आंसर अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको दिया हुआ है कि आपको ये बताना है कि अगर इसी लेंस के, आपको यहां पर ये गिवन है कि कॉनकेव लेंस का ही केस पूछा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे 2C1 पर, तो यहां पर तो हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, इसलिए मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर। देखिए डाइवर्जिंग मिरर का केस ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर थ्योरी गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां से मान लीजिए बहुत सारी पैरेलल रेज आई और उन्होंने मिरर को इस तरीके से स्ट्राइक किया, और मिरर प्रिंसिपल फोकस बेसिकली बिहाइंड द मिरर वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां से ये सारी की सारी पैरेलल रेज जो है वो डाइवर्ज होती है बच्चों, अपीयर्स टू डाइवर्ज है। तो क्या हो जाएगा, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर फ्रॉम वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये बात बच्चों ध्यान रखनी है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो गलत हो जाता है, अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ तो हमें पता है, फोकल लेंथ तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। दिस इज वेरी इजी, यह है अपना पोल, यह है अपनी प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और आपको बोला गया है ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। आंसर को अगर सपोर्ट करना है तो रे डायग्राम बनाइए। तो इसमें 1 मार्क्स का रे डायग्राम रहेगा और 1-1 मार्क्स की रहेंगी अपनी डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। हाँ जी, कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है अपनी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। और जो फोकल लेंथ दी गई है बच्चों यहां पर, वो दी गई है अपनी 15 सेंटीमीटर। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की जो अपनी फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, आपको क्या क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है v इमेज डिस्टेंस, और आपको सॉल्व करना है हाइट ऑफ इमेज। ये 2 बातें आपको निकालनी है यहाँ पर सवाल में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हम लोग v सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। 2-3 गिने चुने फॉर्मूले हैं बच्चों, उन्हें ही यूज करके आपको अच्छे से अपने आंसर सॉल्व करना है। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलिए 1/v सॉल्व करना है, 1/f और v जो है 1/u जो है इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। 1/f क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +15,
यहां पर है माइनस और u जो है वो है अपना -25। तो यहां पर क्या आंसर बनेगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/25। और अगर हमें यहां पर इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा 15 5 से क्या होता है बच्चों 75, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा अपना 75। तो यहां पर अगर हम v को सॉल्व करेंगे बच्चों 1/v अपना आ जाएगा 2/75। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, v की वैल्यू विल कम आउट टू बी 75/2, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा कितना 37.5, ठीक है, 37.5 आंसर आ जाएगा, इतने में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। एक आंसर तो आ गया है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, दूसरे पार्ट में पूछा गया है आपसे हाइट ऑफ इमेज। देखिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, अगर लेंस की बात करते हैं तो लेंस में इस फॉर्मूले में होता है प्लस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या मतलब है बच्चों, इस फॉर्मूले का मतलब बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। हाइट ऑफ इमेज यहां पर सॉल्व करना है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वो दिया हुआ है अपना 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग बात करते हैं v की, v कितना है बच्चों अपना, v आया है 75/2 और जो u यहां पर क्वेश्चन में गिवन है बच्चों वो गिवन है हमें -25, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर अपना आंसर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना -15 सेंटीमीटर। तो क्या हमारा आंसर ठीक है, हमारा आंसर ठीक हो सकता है क्योंकि यहां पर आइए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये बातें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले पुट करके बेटा डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज यहां पर पॉजिटिव है, कौन सी चीज यहां पर अपनी नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना आंसर। अपना जो इमेज डिस्टेंस है बच्चों वो आ गया कितना 37.5, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/2 सेंटीमीटर। और जो अपनी इमेज की हाइट आई है बच्चों वो आई है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द पावर ऑफ अ लेंस इज +4 डायोप्टर। अगर प्लस में किसी की पावर दी गई है इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, प्लस होगी। और फोकल लेंथ प्लस में बच्चों कौन सी लेंस में होती है, वो होती है कॉन्वेक्स लेंस में या फिर कन्वर्जिंग लेंस में, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, आपको फोकल लेंथ सॉल्व करने के लिए बोला गया है। आपको पता है अगर हमें फोकल लेंथ इन मीटर्स को सॉल्व करना है तो मैम हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पावर इन डायोप्टर, और पावर इन डायोप्टर कितनी है +4। तो +4 से क्या आंसर आ जाएगा 0.025 सेंटीमीटर, या फिर बच्चों सॉरी मीटर्स, और या फिर हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए आंसर किसमें पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है फोकल लेंथ मीटर्स में तब आती है जब पावर इन डायोप्टर होती है, तो यहाँ पर ये मीटर में आंसर है और सेंटीमीटर में आपका ये आंसर है। उसके बाद आपको बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 50 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। देखिए यहाँ पर ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। अगर इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है बच्चों और ऑब्जेक्ट रखा गया है 50 पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट रखा गया है एट C1। 50 का क्या मतलब है, 50 का मतलब है ऑब्जेक्ट रखा गया है एट C1 या फिर 2F1। अगर हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा जाता है, इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है बिहाइंड द लेंस, लेंस के राइट साइड पर, लेंस के राइट साइड पर बनती है हमारी क्या, हमारी इमेज। और वो कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है वहां पर। और बच्चों कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉइंट कौन सा होता है, एट 2F2 या फिर एट 2C2, ठीक है। ये यहां पर पूछा गया है और आपसे यही बोला गया है कि उसका रे डायग्राम बनाइए। देखिए पावर से फोकल लेंथ निकालना बहुत आसान है, रियल इन्वर्टेड इमेज आएगी। मैग्निफिकेशन कैसे होगी आपको पता है मैम, अगर सेम साइज है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर इमेज और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो दोनों सेम है, लेकिन बच्चों सेम तो है लेकिन इमेज जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए यहां पर आएगा माइनस। आंसर विल कम आउट टू बी -1। मैग्निफिकेशन -1 होने वाली है ना कि +1, क्योंकि माइनस का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और 1 का मतलब है जो हाइट ऑफ इमेज है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां पर ये अपना आंसर बन जाएगा इस तरीके से केयरफुली, और ये हो जाएगी बच्चों अपनी रे डायग्राम। तो ये केस काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं C1 पर तो इमेज कहां बनती है, C2 पर। कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज।
ठीक है, दिस रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को जो है वो 1 मीटर पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि मिरर हो चाहे लेंस हो, उसके फ्रंट में लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखना है, या फिर लिख सकते हैं -100 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंस की पावर दी गई है बच्चों वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ इन मीटर कितनी आ जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ इन मीटर्स आ जाएगी अपनी 0.5 मीटर्स। ठीक है, या फिर बच्चों कितनी आ जाएगी, या फिर आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। आपको ये पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, लेंस कौन सा है। अगर प्लस में पावर है, अगर प्लस में फोकल लेंथ है, तो जो अपनी लेंस होने वाली है वो होने वाली है कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको ये बोला गया है कि कैलकुलेट्स इट फोकल लेंथ। ठीक है, आपको एफ सॉल्व करना है यहां पर, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी सॉल्व करना है। तो एफ तो आपने सॉल्व कर लिया, 0.5 मीटर्स कहिए चाहे 50 सेंटीमीटर कहिए, वो है उसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहां से आ गई है, फोकल लेंथ जो है मैम वो आ गई है अपनी विद द हेल्प ऑफ पावर। लेकिन अब आपको v बोला गया है सॉल्व करने के लिए, तो v कैसे सॉल्व होगा बच्चों, v को सॉल्व कर लेते हैं किसकी हेल्प से, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर नहीं भी देखिए लेंस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। इसमें v कितना होगा, देखिए आपको पता है अगर फोकल लेंथ है 50 और ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर पे, है ना, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी दूसरी साइड पर प्लस 100 सेंटीमीटर पर, क्योंकि ये क्या हो गया, अगर ये फोकल लेंथ है तो ये हो गया है मैम C1, है ना, डबल है ना इसका, ये C1 हो गया है, और इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी C2 पर लेंस के राइट साइड में। लेकिन चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v हमें सॉल्व करना है, और यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -100। ये माइनस तो रहेगा ही, और u की जगह क्या रखेंगे -100, और f क्या हो जाएगा बच्चों, f हो जाएगा यहां पर +50। तो 1/v इज इक्वल टू 1/50, ये माइनस माइनस प्लस, और उधर जाके ये दोबारा से हो जाने वाला है अपना माइनस। तो यहां पर अगर हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है तो यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 2 से, तो यहां पर 1/v कितना आ जाएगा, 1/v आ जाएगा 2/100 माइनस 1/50, और यहां पर v जो है 1/v जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना बच्चों v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100। देखिए आंसर इससे भी वही आ रहा है, आंसर वैसे भी यही आना था, क्योंकि कॉमन सेंस है कि अगर फोकल लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f1 पर, 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो इमेज बनेगी वो बनेगी 2f2 पर या फिर C2 पर, और ये आंसर भी वही आया। देखिए अगर लेंस फॉर्मूला से कर रहे हैं तो भी आंसर वही आ रहा है, +100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब यहां पर पूछा गया आपसे, देखिए ये सवाल आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग, आइडेंटिफाई द लेंस, और नेचर का मतलब होता है कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग, और ये सब इस तरीके से अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने फोकल लेंथ को सॉल्व कर लिया इन सेंटीमीटर्स, फिर आपने बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, या आपको जो भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको 1 मीटर दिया हुआ है तो आपने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और फिर लेंस फॉर्मूला का यूज करके आपने v को यहां पर सॉल्व कर लिया है। तो v अपना हो गया है +100 सेंटीमीटर या फिर +1 मीटर्स। प्लस का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बन रही है वो लेंस के राइट साइड में बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये सब पता चलता है प्लस और माइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट विद द डाइवर्जिंग लेंस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। देखिए मैंने आपको लेक्चर्स में भी ये बात बताई है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ते हैं और जब हम कॉन्केव लेंस को पढ़ते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही इन टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है बच्चों। क्यों, क्योंकि इनकी थ्योरी लिखने में हमसे गलत हो जाती है, क्योंकि हमें लिखना होता है अपीयर्स टू डाइवर्ज और ये सब, है ना, क्योंकि वहां पे सब कुछ वर्चुअल है, इन दोनों केसेस में सब कुछ वर्चुअल है, कुछ भी रियल नहीं है, इसीलिए यहां पर लिखने में दिक्कत आती है। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होगा बच्चों, अगर हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, तो यहां पर जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस from where the rays parallel to the principal axis appear to diverge। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर
जहां से रेज ऐसा लगता है कि डाइवर्ज होती हैं। ये आ रही हैं बहुत सारी पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज आकर जो है वो हिट करती हैं किसको बच्चों? वो हिट करती हैं अपनी कॉन्केव लेंस को। कॉन्केव लेंस के दूसरे सरफेस से ऐसा लगता है रिफ्रैक्शन के बाद रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है। लेकिन डाइवर्ज कहां से हो रही है? डाइवर्ज हो रही है एक पॉइंट से, जो पॉइंट अपना प्रेजेंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड में ही, जिसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, दूसरी बात पूछी गई है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाता है अपना फोकल लेंथ। और इस चीज को आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में भी आता है और ये वाला क्वेश्चन कॉन्केव लेंस में भी आता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, अगर एक ऑब्जेक्ट को -20 सेंटीमीटर पर रखा गया है स्फेरिकल मिरर से, तो मैग्निफिकेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हाफ। अब आपको ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन को +1/3 से रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, इस वाली रिलेशन को यूज करके बच्चों पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि जो मिरर है वो अपना सेम है, मिरर को चेंज नहीं किया है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की, तो मैग्निफिकेशन के साथ क्या रिलेशन होता है? मैग्निफिकेशन के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है -v/u। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से बच्चों हम क्या करते हैं, यहां से हम v सॉल्व कर लेते हैं। v जो आ जाएगा वो आ जाएगा -u/2, और -u की वैल्यू हमें पता है वो है अपनी -20। तो यहां पर जो हमारा v आ जाने वाला है, v आ जाएगा बच्चों क्या? v आ जाएगा अपना 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर जो v आ गया है बच्चों, और ये जो u की वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को यूज करके हम फोकल लेंथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अगर हम यहां पर मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं तो क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले को यूज करके बच्चों फोकल लेंथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो यहां पर अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर 20 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/f। तो बच्चों यहां पर फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ जो है वो अपनी आ जाने वाली है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फोकल लेंथ को यूज करके और मैग्निफिकेशन को यूज करके हम सेकंड केस के लिए बच्चों u यूज कर सकते हैं। हमने फोकल लेंथ क्यों निकाला? फोकल लेंथ इसलिए निकाला है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हमें नहीं गिवन है। तो फोकल लेंथ, लेकिन मिरर सेम है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? फोकल लेंथ भी सेम होगी। इसलिए फर्स्ट पार्ट को यूज करके हमने फोकल लेंथ सॉल्व कर ली है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरे केस में u। हमें यहां पर u सॉल्व करना है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +1/3, फोकल लेंथ जो है वो आ गई है अपनी 20 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है, तो यहां पर बच्चों इसको यूज कर लेते हैं। 1/3 इज इक्वल टू -v/u। यहां पर v को ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ u, क्योंकि u की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर लगा लेते हैं दोबारा से मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, दोबारा से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हाँ जी, क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है बच्चों? v आ जाएगा -3/u, और यहां पर आ जाएगा 1/u, और ये हो गया है अपना 20। u यहां पर आ जाएगा कॉमन, -3 + 1 इज इक्वल टू 1/20। और बच्चों यहां पर अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2/u इज इक्वल टू 1/20। तो u की जो वैल्यू आ गई है बच्चों वो आ गई है -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को -40 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो 1/3 हो जाने वाली है। इस तरीके से आपको जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करके अच्छे से उन वैल्यूज को आप दूसरी वैल्यूज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकली। देखिए ये हो गया बच्चों अपना आंसर। यहां पर आपने पहले v की वैल्यू सॉल्व कर ली, ठीक है, v के बाद आपने फोकल लेंथ निकाल लिया, उसी फोकल लेंथ को आपने दूसरे पार्ट में यूज कर लिया है आपको, क्योंकि वहां पर मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो आंसर क्या आ गया है? जो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मैग्निफिकेशन को 1/3 करने के लिए वो होना चाहिए -40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ
5 सेंटीमीटर हाइट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है अपनी 5 सेंटीमीटर प्लस में होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें पता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में स्टैंड करता है। तो यहां पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है +5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बच्चों फोकल लेंथ क्या होती है? कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो होती है हमेशा माइनस में, इसलिए हो जाएगी -18 सेंटीमीटर। आपको क्या सॉल्व करना है? आपको यहाँ पर इमेज डिस्टेंस बताना है और मैग्निफिकेशन बताना है इन दिस केस। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है मैग्निफिकेशन कैसे आएगी? मैग्निफिकेशन जो है उसके लिए या तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो लेनी पड़ती है, या फिर वहां पर लेना पड़ता है +v/u। तो हमें v निकाल लेते हैं, v सॉल्व कर लेते हैं। v वैसे भी हमें फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना ही है। तो यहां पर बच्चों क्या करना पड़ेगा? यहां पर लगाना पड़ेगा पहले लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। 1/v सॉल्व करना है, 1/u क्या हो जाएगा? -1/20। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? -18। तो 1/v कितना हो जाएगा बच्चों? -1/18, और इधर जाके आ जाएगा ये प्लस। ठीक है, चलिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? यहां पर अगर दोनों को कॉमन करना है बच्चों, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करती हूं किससे? 9 से, 9 2 180, और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 10 से। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहां पर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या जाने वाला है? -10/180, एंड यहां पर आ जाएगा +9/180। ठीक है, तो यहां पर जो अपना आंसर बनेगा वो क्या है? माइनस हमने कहीं गलत तो पुट नहीं कर दिया? माइनस, ठीक है। लेंस फॉर्मूला, ओके। देखिए बच्चों यहां पर है लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला में ये हो गई है एक बड़ी गड़बड़। ठीक है, लेंस फॉर्मूला में क्या होता है? 1/v - 1/u। तो यहां पर पहले से एक माइनस होगा, एक माइनस और आ गया है, इसलिए ये चीज हो जाएगी इधर प्लस, और इधर जाकर हो जाएगी ये चीज अपनी माइनस। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो साइन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। देखिए अगर गलत फॉर्मूला पुट होता है तो पूरा सवाल गलत होने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा अपना 180, यहाँ पर आ जाएगा -10 - 9 1/v, और v कितना आ जाएगा बच्चों? v आ जाएगा 180/-19। तो यहाँ पर ठीक है, अगर इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 9 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, -9.47 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर -180/19 सेंटीमीटर। तो ये आ गया है हमारा इमेज डिस्टेंस। अब इस इमेज डिस्टेंस को बच्चों यूज करके हमें सॉल्व करनी है अपनी क्या? अपनी मैग्निफिकेशन v/u। तो देखिए नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होती है लेंस की टर्म्स में? v/u। v कितना है बच्चों? एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। v कितना है? -180/19। v कितना है? -180/19। और बच्चों u कितना गिवन है क्वेश्चन में? जो u गिवन है वो गिवन है -20। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहां पर अपना आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहां पर मैग्निफिकेशन आ जाएगी 9/19। अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, 19/4। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.47। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, 9.99 डिवाइडेड बाय 19 में भी आंसर को छोड़ सकते हैं। देखिए तो ये हो गया है अपना पहला पार्ट। पहले पार्ट में आपसे v और मैग्निफिकेशन पूछा गया था, वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस व्हेन बोथ द लेंसेज हैव वर्चुअल इमेज। देखिए हमें पता है अगर कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन जो इमेज होती है वो होती है डिमिनिश्ड, इसलिए मैग्निफिकेशन होती है हमेशा <1। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज होती है वो होती है हमेशा एनलार्ज्ड। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है हमेशा <1। तो ये डिफरेंस है बच्चों यहां पर। ठीक है, क्या डिफरेंस है? जो कॉनकेव लेंस है वो बनाती है हमेशा डिमिनिश्ड इमेज। जब इमेज हमारी डिमिनिश्ड होगी तो मैग्निफिकेशन होगी <1। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो बनाती है एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज। एनलार्ज का मतलब है जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन होगी हमेशा <1। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा अपना आंसर। तो आंसर पढ़ लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा पहले इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या सॉल्व करना है? यहाँ पर v सॉल्व करना है, v के बाद आपको मैग्निफिकेशन सॉल्व कर लेना है,
उसके बाद आपको ये बोला गया है कि दोनों लेंसेज जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाते हैं तो उनकी मैग्निफिकेशन कैसी रहेगी। अगर कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, क्योंकि वो डिमिनिश्ड इमेज बनाती है, तो मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एनलार्ज इमेज बनाती है, तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है, इस तरीके से अपना पूरा आंसर आपको करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज एज वेल एज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, अगर लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ द केसेस। ठीक है, और डायग्राम बनाना है, कब हो सकता है पॉसिबल ऐसा। देखिए, हमें पता है, अगर हम बात करते हैं कौन सी लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कब बनती है यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। पहले वर्चुअल और इरेक्ट की बात कर लेते हैं। जब ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तब बनती है यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहां पर डिस्टेंस होना चाहिए लेस देन 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए उस केस में, जिस केस में चाहिए वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज। लेकिन अगर बात करते हैं रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड की बच्चों, वो कहां होना चाहिए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिटवीन C1 एंड F1। अगर ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में होगा, इसका मतलब 10 से लेकर 20 तक, बिटवीन कितना डिस्टेंस होना चाहिए, U जो है वो होना चाहिए 10 टू 20 सेंटीमीटर, इन बिटवीन 10 टू 20 सेंटीमीटर। F1 और C1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा हमारा बच्चों, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनती है बियॉन्ड C1, और इसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, हाँ, वो बनती है बियॉन्ड C2। ठीक है, और कैसी बनती है, हमेशा हमेशा जो इमेज बनने वाली है वो बनेगी अपनी एनलार्ज। तो एक बार इसको यहां पर हम देख लेते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। देखिए, देखिए यहां पर बच्चों आपसे देख लेते हैं। देखिए, जो पहला पार्ट है, अगर आपको चाहिए रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, F1 और 2F1 के बीच में होना चाहिए, या C1 के बीच में। F1 और C1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बन रही है, देखिए इमेज बन रही है बियॉन्ड C2, या फिर 2F1, ये है अपना F2, ये है अपना 2F2, या इसको बोलते हैं C2। तो C2 के राइट साइड में जाकर इमेज बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में। लेकिन अगर आपको चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बच्चों और मैग्नीफाइड, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में। अगर ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो आपकी इमेज जो बनती है वो बनती है बियॉन्ड C1। कहां बन रही है, देखिए बियॉन्ड C1। तो इस तरीके से आपको दोनों के आंसर्स करने हैं प्रॉपरली, रे डायग्राम्स बनाकर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर यहां पर आएगा, 1 नंबर होगा आपका रे डायग्राम्स ईच, है ना, 1 मार्क्स फॉर अ रे डायग्राम। ठीक है, तो दोनों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली आंसर करना है, क्या क्या रूल्स यूज कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a student wants to draw a ray diagram to show the formation of image due to concave mirror। concave mirror को यूज करना चाह रहा है बच्चा। when an object is placed between its focus and center of curvature, अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो आपसे ये पूछा गया है राइट द मिनिमम नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज रिक्वायर्ड। हाँ जी, कम से कम अगर इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए, 2 रेज कम से कम चाहिए, तो आंसर वुड बी 2। स्टेट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, स्टेट द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आपको ये बताना है कि रे कहां से जाए और रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाए, इंसिडेंट रे कहां से जाए और रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाए, तो आपको ये बताना है। तो आप कोई भी बता सकते हैं बच्चों। अगर रे पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, देखिए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती है, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई है। तो कोई भी यहां पर कोई भी रेज आप लिख सकते हो। राइट द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यहां पर इस केस में आपको बताना है कैसी इमेज बनने वाली है। हमें पता है बच्चों कि जब मैम प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है अपनी बियॉन्ड सी। कैसी बनती है, इमेज जो बन जाएगी वो बन जाएगी अपनी रियल इन्वर्टेड
मैग्नीफाइड। ठीक है, तो यहां पर आपसे मैग्निफिकेशन का साइन पूछा गया है, रियल इन्वर्टेड है, तो बच्चों मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। मैग्निफिकेशन कैसे होगी? मैग्निफिकेशन रियल इन्वर्टेड केस में अपनी होती है नेगेटिव। तो आपको एक पर्टिकुलर केस दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर कुछ और भी हो सकता था, तो ये ध्यान रखना है क्या केस है, क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ कैंडल फ्लेम एंड अ स्क्रीन आर प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, एक कैंडल फ्लेम है, ठीक है, और एक स्क्रीन है, दोनों 1 मीटर है एक दूसरे से, ठीक है। व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द टू, अगर लेंस को बिल्कुल इनके सेंटर में रख दिया गया है, बिल्कुल, ठीक है। लेंस कौन सी है? लेंस आपको नहीं दी गई है बट आपको पता है, अगर यहां पर स्क्रीन मेंशन्ड है तो स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो स्क्रीन पर बनती है हमारी, और रियल इन्वर्टेड इमेज बनाने वाला है सिर्फ अपना कॉन्वेक्स लेंस। अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर इमेज मिली है, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड होगी और ये कॉन्वेक्स लेंस होगी। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस या फिर अपनी कन्वर्जिंग लेंस। हाउ इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिटरमिन्ड इन दिस केस, इस केस में आप किस तरीके से फोकल लेंथ को सॉल्व कर सकते हैं? स्टेट द मेथड एंड डिटरमिन इट्स वैल्यू एंड द पावर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको ये दिया गया है कैंडल एंड द स्क्रीन 1 मीटर पर है, एग्जैक्टली बीच में रखेंगे या डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर बच्चों ये वो वाला केस हो सकता है कि जब जो कैंडल है वो रखी हो C1 पे और जो इमेज हमें मिल रही है वो मिल रही है C2 पर, है ना, क्योंकि इस केस में ही ऐसा पॉसिबल है। अगर यहाँ पर यह है 1 मीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहां से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, और ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारी स्क्रीन की या फिर इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी अपनी 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ हो जाएगी मैम इसका आधा, 50 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर फोकल लेंथ। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी बच्चों? पावर हो जाएगी अपनी, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/4 आ जाएगा, और फिर इसकी पावर कितनी आ जाएगी? पावर विल बी 4। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, यही आंसर है वैसे। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए लेंस कौन सी है? लेंस है कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेम एंड द स्क्रीन इतना दिया हुआ है। लेंस इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल एंड अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द फ्लेम इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? जितना है इमेज डिस्टेंस 2f। इसका मतलब अगर हमारा 4f जो है वो 1 मीटर के बराबर है, जो अपनी फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल कर चुके हैं और हमें पता है अगर मैम इसको हम इसकी पावर सॉल्व करना चाहें तो पावर होती है फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? आंसर विल बी अपना 4। बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैंने पहले नहीं किया इस आंसर को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एग्जैक्टली सेम वैल्यूज बार बार आती रहती है एग्जाम में। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी हम कर चुके हैं। रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास कितना दिया हुआ है? वाटर और ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में दी गई है वो दी गई है 2 × 10⁸8। अब आपको बोला गया है आप निकालिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो आ जाएगी अपनी 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय बच्चों इतना 3/2। तो आंसर विल बी कितना? आंसर विल बी 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। यही सेम चीज आपको इसके लिए निकालनी है, इसके लिए आपको डायरेक्टली पता भी है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, है ना, यहीं पे इसको या तो हमने वैल्यू पुट कर ली है सी की, या हम यहाँ पर वैक्यूम भी लिख के कर सकते थे। क्या कर सकते थे? Ng = C/Vg। मान लीजिए वैक्यूम में लाइट है, ये वैक्यूम में अपनी स्पीड ऑफ लाइट है c, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना Ng कितना दिया हुआ बच्चों? Ng कितनी वैल्यू है? Ng की जो वैल्यू है वो है अपनी 3/2 और यहाँ पर जो Vg की वैल्यू आई है वो आई है अपनी 2 × 10⁸8। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ जाएगी 3 × 10⁸8।
ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो गया है बच्चों यहां पर हमारा आंसर। इस तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देना है क्या होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिर आपको स्पीड ऑफ लाइट बता देनी है इन वैक्यूम कितनी है, किसी भी वैल्यू को यूज करके। फिर आपको बता देना है स्पीड ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या फिर जो भी वैल्यूज दी हुई है आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप स्पीड ऑफ लाइट बताइए इन वाटर, तो वो आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके यहां पर इस सवाल में बच्चों में वाटर की बोली गई है, तो वाटर का अगर हमें यहां पर सॉल्व करना है इट्स वेरी इजी। हाँ जी, कैसे सॉल्व कर लेंगे? अगर हम यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर सॉल्व करना है तो मैम हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, यहां पर ये जो ng है ये दिया हुआ है 4/3, c की वैल्यू हो गई अपनी 3 इंटू 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगी VW। तो यहां पर VW की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4। तो 9/4 इंटू 10⁸ आ जाएगी बच्चों अपनी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो भी आपको बोला गया आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर और ग्लास दोनों का गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारी की सारी केस बेस्ड स्टडीज और सारे के सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए।